देखिए लास्ट टाइम कोरिलेशन का जो बेसिक कंसेप्ट है वो हमने समझा था कि एक्चुअल में कोरिलेशन होता क्या है, और इसके अलावा कोरिलेशन, कॉजेशन, कोवेरियंस ये सब क्या है और आपस में इनका क्या लिंक है, किस तरह से एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, वो सारा हमने समझा था। ठीक है। और इसके अलावा जो डायग्राम बेस्ड मेथड है कोरिलेशन फाइंड आउट करने के, उनको देखा था। तो अब जो मेथड जो हम एक तरह से कह लीजिए मैथमेटिकल कैलकुलेशन करते हैं उस पर आधारित जो मेथड है हम उन पर चल रहे हैं। उनमें 3 मेथड हैं। एक तो कार्ल पियर्सन कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन है, सबसे ज्यादा पॉपुलर मेथड है ये, केपी मेथड बोलते हैं, कार्ल पियर्सन कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन। दूसरा है स्पीयरमैन का, स्पीयरमैन रैंक कोरिलेशन बोलते हैं इसको। और तीसरा होता है कॉनकरेंट डेविएशन। ठीक है, कॉनकरेंट डेविएशन मेथड। ठीक है, तो अब देखिए हम इसमें रिवर्स उसमें चलेंगे। सबसे पहले हम कॉनकरेंट डेविएशन को लेंगे जो सबसे कम यूज होने वाला है, और उसके बाद फिर हम स्पीयरमैन वाले को पढ़ेंगे। ठीक है, और फिर लास्ट में लेंगे कार्ल पियर्सन को, ताकि हम इसको डिटेल में कर सकें। तो आज शुरुआत करते हैं हम कॉनकरेंट डेविएशन मेथड से। कॉनकरेंट डेविएशन मेथड क्या है, किस तरह से काम करता है, ठीक है, क्या इसके पीछे बेसिक कंसेप्ट्स है, उसको समझते हैं। तो कॉनकरेंट का हिंदी मीनिंग होता है सहविचरण। ठीक है, सहविचरण गुणांक बोलते हैं इसको, अगर, या संगामी विचलन बोलते हैं। ठीक है, कॉनकरेंट का मतलब संगामी, साथ चलने वाला। आपको कोरिलेशन का मतलब भी बताया था कि कोरिलेशन निकला है कोवेरियंस से, और कोवेरियंस कहाँ से बनता है, जब 2 वेरिएबल्स में चेंज हो रहा हो, एक की वजह से दूसरे में कुछ चेंज हो रहा हो। ठीक है, तो जैसे कि मैंने बताया हम शुरुआत आज करने वाले हैं कॉनकरेंट से। पहले हम इसी को करेंगे, बिल्कुल छोटा सा मेथड है समझने के लिए। ठीक है, तो इसमें इसको हम RC से डिनोट करते हैं। ठीक है, कॉनकरेंट डेविएशन, ठीक है, या कोएफिशिएंट ऑफ कॉनकरेंट डेविएशन बोलते हैं। और ये सिंपली किस तरह से फाइंड आउट करते हैं, प्लस माइनस अंडर रूट प्लस माइनस, ठीक है, और 2C, अभी बता रहा हूँ इसका मतलब क्या है, 2C माइनस n डिवाइडेड बाई n। अब सिंपली क्या करते, देखिए सबसे सिंपल मेथड है, सबसे कम कैलकुलेशन अगर कोरिलेशन में है किसी मेथड में तो वो यही मेथड है। इसमें हम क्या करते हैं, इसमें हम ये देखते हैं कि भाई एक सीरीज जब बदलती है, एक वैल्यू जब बदलती है, एक सीरीज की वैल्यू, तो दूसरी की किस डायरेक्शन में बदलती है। तो कितना बदलती है उससे इसका कोई मतलब नहीं। ठीक है, इट कंसिडर ओनली डायरेक्शन। एक मिनट, इट कंसिडर ओनली डायरेक्शन ऑफ चेंज, कि चेंज किस डायरेक्शन में हो रहा है, कितना हो रहा है, इसको हम ध्यान में नहीं रखते। हाउ मच चेंज इज इग्नोर, उसको हम इग्नोर कर देते हैं। चेंज कितना हुआ उसको इग्नोर कर देंगे, चेंज किस डायरेक्शन में हुआ जस्ट उसको कंसिडर करेंगे। ठीक है, और उसके बाद देखिए मैं पहले एक एग्जांपल लेता हूँ, उससे आपको बताता हूँ, साथ साथ टाइम कम लगेगा, उससे टाइम कम कंज्यूम होगा। बहुत सिंपल मेथड है ये, x और ये y। ठीक है, 2 वेरिएबल्स हैं अपने, और अब मैं ले रहा हूँ कि x जो सीरीज है उसमें किस तरह की वैल्यूज है। थोड़ा सा मैं इसको पहले नीचे स्क्रॉल कर, तो x सीरीज की वैल्यूज में लिखता हूँ
these are 40, 65, ठीक है, फिर 60, 60, next is 25, next is 85, then 35, then 45, 70, 80 और 55, 70, 80 और 55, ठीक है। अब ये सीरीज है और आपको पता है सीरीज में बदलाव हो रहा है, ठीक है। जो बदलाव हो रहा है उसको मैं बोलूंगा डेविएशन। एक मिनट, इसको मैं बोलूंगा डेविएशन। अब पहला वाला 40 कितना बढ़ा, पहले ये तो पहला ही नंबर है तो इसके बारे में तो मैं कुछ कर ही नहीं सकता, तो यहाँ कुछ ना करें। अच्छा, यहाँ प्लस और माइनस को कंसिडर करते हैं, इसलिए ऐसे डैश ही मत लगाना। अगर आपने डैश लगा दिया तो फिर इसको माइनस साइन में काउंट कर जाओगे, दिक्कत होगी। तो अब यहाँ देखो 40 से 65 चेंज हुआ ना, और कितना हुआ 25 बढ़ गए। अब कितना बढ़ा मुझे इससे मतलब नहीं, मैंने ऊपर ही लिख दिया, इट कंसिडर ओनली चेंज विच डायरेक्शन इट इज चेंजिंग, आइदर इट इज इंक्रीजिंग, ठीक है। चेंज कहाँ हो सकता है, या तो बढ़ सकता है, या ये कम हो सकता है, या ये अनचेंज रह सकता है, बराबर हो सकता है, ठीक है। कुछ बुक में उसको 0 भी लिख देते हैं, अनचेंज की जगह इक्वल टू का साइन भी हो जाता है, कुछ बुक्स उसको 0 भी लिख देती है। तो भाई यहाँ से 40 से 65 ये बढ़ा, तो मैं जस्ट इसको प्लस लिख दूंगा, बढ़ गया जी। 65 से 60 ये कम हो गया, अब कितना कम हुआ उससे मुझे मतलब नहीं है। यहाँ देखो बढ़ा तो 25 से, घटा मात्र 5 से, लेकिन मुझे सिर्फ प्लस और माइनस से मतलब है, यही इसकी लिमिटेशन है। इसी बेस पर इसको क्रिटिसाइज भी किया जाएगा कि कितना ज्यादा बढ़ रहा है घट रहा है, हमें कोई मतलब ही नहीं। यहाँ 40 से जस्ट यहाँ 41 हो रहा होता तब भी प्लस ही लगता है, और 40 से यहाँ 650 हो रहा होता तब भी मात्र एक प्लस ही लगता, और कुछ नहीं करते। अब यह 60 से 25 फिर से कम हो रहा है। अब 25 से देखो 85 बढ़ रहा है, 85 से 35 कम हो रहा है, 35 से 45 फिर से बढ़ रहा है, और 45 से 70 की अगर मैं बात करूं तो फिर से बढ़ रहा है, ठीक है। और आगे देखें, अब 70 से 80 ये बढ़ रहा है, और 80 से 55 ये कम हो रहा है, ठीक है। तो इस तरह से अब y सीरीज क्या कहती है, ठीक है। x के कोरस्पोंडिंग जो y सीरीज है मैं उसकी वैल्यू लिख देता हूँ 30, देन 85, देन 65, 35, ठीक है, 90, 35, फिर 55, 75, 55 और 75, ठीक है, और फिर से 75 और फिर 45, एक मिनट, 75 और 45, दो बार 75 है, और फिर है जी 45, ठीक है। अब क्या इसकी डायरेक्शन ऑफ चेंज हम देख सकते हैं कि ये सीरीज बढ़ती है घटती है, किस डायरेक्शन में हो रही है। इसको डेविएशन या जस्ट चेंज भी लिख सकते हो, जो भी आपको अच्छा लगे। अब पहले वाले को तो आप कुछ मत करो। अगला देखो 30 से 85 ये बढ़ गया प्लस, अब 85 से 65 कम हो रहा है तो माइनस, 65 से 35 फिर से कम हो रहा है माइनस, 35 से 90 प्लस, ठीक है, 90 से 35 कम हो रहा है माइनस। कितना कम हो रहा है मुझे इससे मतलब नहीं, मुझे मतलब इस चीज से है कि भाई बढ़ रहा है या घट रहा है, बस ये देखना है, ठीक है। इसी का नाम है संगामी विचलन। अब संगामी विचलन का मतलब क्या होता है मैं आपको भी बताऊंगा कौन करंट का मतलब। आप 35 से 55 प्लस, 55 से 75 प्लस, अब यहाँ देखो 55 के बाद 55 चेंज ही नहीं हुआ, तो चेंज ही नहीं हुआ तो आप चाहें तो इसको 0 लिख सकते हैं, ठीक है। लेकिन 0 मैं इसलिए लिखना पसंद नहीं करता
क्योंकि हम चेंज कितना हुआ ये वैल्यू लिखते ही नहीं है ना। तो जब हम 1 नहीं लिख रहे, 2 नहीं लिख रहे, तो 0 भी क्यों लिखें। तो 75 के बाद 75 है तो मैं इसको इक्वल टू साइन लगा रहा हूँ, बाकी कोई समस्या नहीं है, आप चाहे तो 0 डाल सकते हैं। 75 से 45 कम हो रहा है माइनस। अब करना क्या है, अब मैं आपको एक चीज और बताऊं इससे पहले कि मैं आगे बढ़ूं। हमें जो कौन करंट लेना है ना, कौन करंट का मतलब क्या है, कौन करंट का मतलब समझ लो, इसका फॉर्मूले का मतलब समझ में आ जाएगा। चेंज इन सेम डायरेक्शन, कि कितनी बार वो सीरीज सेम डायरेक्शन में चेंज हुई, कितनी बार सेम डायरेक्शन में चेंज हुआ। अब यहां देखो, अगर पहली सीरीज भी प्लस और अगली सीरीज में भी प्लस तो क्या आ जाएगा भाई, प्लस। अगर पहली सीरीज में भी माइनस, अगली सीरीज में भी माइनस, तो क्या आ जाएगा भाई, माइनस, नहीं सॉरी प्लस। मतलब सेम डायरेक्शन में ये भी घटी तो ये भी घटी, तो इसको हम बोलेंगे प्लस। पहली सीरीज में भी चेंज नहीं हो, दूसरी सीरीज में भी चेंज नहीं हो, तो हम क्या बोलेंगे, इसको भी प्लस बोलेंगे। कौन करंट है, यहाँ आप ध्यान रखें, यहाँ मैथमेटिक्स वाले फॉर्मूले मत लगाना, ठीक है। यहाँ मैथमेटिक्स से मतलब नहीं, ये सिर्फ समझाने के लिए बात है कि दोनों सेम डायरेक्शन में चेंज जब होते तो वो हमारा सी साइन है, ठीक है, वो हमारा कौन करंट का साइन है, और उस कौन करंट के साइन को हम प्लस साइन में काउंट करते हैं। अब एक सीरीज बढ़ रही हो और दूसरी घट रही हो तो हम लिखेंगे माइनस। एक सीरीज घट रही हो दूसरी बढ़ रही हो तो हम इसको लिखेंगे जी माइनस। एक सीरीज बराबर रही हो दूसरी बढ़ रही हो तो हम इसको भी माइनस करेंगे। कभी आप मैथमेटिक्स वाला फॉर्मूला लगाओ कि ये माइनस कहाँ से आ गया। मैं ये कह रहा हूँ कि सेम डायरेक्शन में बदलाव नहीं होगा, इसलिए मैं माइनस कह रहा हूँ। एक में तो बदलाव ही नहीं हो रहा और दूसरी बढ़ रही है, एक में बदलाव ही नहीं हो रहा और दूसरी घट रही है, तो मैं इसको भी माइनस करूंगा। बस ये बात ध्यान रखो। और उसके बाद हम सी में क्या करेंगे, कौन करंट साइन जोड़ लेंगे। कौन करंट का मतलब जो सेम डायरेक्शन में चेंज हुआ है। मैं जरा इसका कलर चेंज कर लूं ताकि आपको समस्या ना रहे देखने में। तो नेक्स्ट हम लेंगे प्रोडक्ट ऑफ डेविएशन। सिंपली प्रोडक्ट लिख लो, प्रोडक्ट कितना आता है। अब पहले वाले को तो छोड़ो, देखो ये प्लस और इसके कोरस्पॉन्डिंग ये भी प्लस, तो कैसा आएगा, प्लस साइन। माइनस और अगला भी माइनस, तो कैसा आएगा, प्लस साइन। माइनस अगला वाला भी माइनस, फिर से प्लस साइन। फिर से दोनों में प्लस आ रहा है तो प्लस साइन। ठीक है, आगे बढ़े। अब देखो दोनों में माइनस तो फिर से प्लस साइन, दोनों में प्लस फिर से प्लस साइन, दोनों में प्लस फिर से प्लस साइन। एक में प्लस और दूसरे में इक्वल टू रहा तो माइनस का साइन, दोनों में माइनस तो फिर से प्लस का साइन हो गया है। ठीक है, और कितने बच गए, लास्ट वाला है दोनों में माइनस तो फिर से प्लस का साइन। ठीक है, तो इस तरह से हमें ये डेविएशंस अपने लिख देने। ठीक है, और फिर क्या करना है, जो पॉजिटिव डेविएशन मतलब जो कौन करंट डेविएशन है, सी का मतलब, ये मैंने इसीलिए ऊपर एक्सप्लेन नहीं किया था। सी का मतलब कौन करंट कितनी बार हुआ, सीरीज कौन करंट में कितनी बार चली, यानी चली 1 2 3 4 5 6 7 और एक नीचे और है 8, ये शायद 2 बार लगा गया इसमें। ठीक है, तो C इक्वल टू आ गया अपना 8 आएगा यहाँ। ठीक है, माइनस वाले को इग्नोर कर दो, सिर्फ प्लस साइन है उसको काउंट कर लेना है। तो C इज इक्वल टू 8। और फिर क्या करना है आपको, उसके बाद हमें करना है, अब मैं इसको जरा एक बार एक्सप्लेन कर दूं कि आर सी इक्वल टू है 2C माइनस एन। ठीक है,
डिवाइडेड बाई एन अंडर रूट, अंदर भी प्लस माइनस है, बाहर भी प्लस माइनस। ठीक है, तो सी का मतलब नंबर ऑफ पॉजिटिव साइन। ठीक है, नंबर ऑफ पॉजिटिव साइन या नंबर ऑफ कॉनकरेंट साइन। कॉनकरेंट साइंस कितने हैं, और n का मतलब टोटल नंबर ऑफ साइन। ठीक है, टोटल नंबर ऑफ साइंस। अब यहाँ ये बात ध्यान रखना, देखो एक सीरीज में कितनी आइटम है, यहाँ मैं काउंट करूं? तो एक सीरीज में जो आइटम्स हैं वो कितनी है? एक में जी सर, जी सर, हाँ जी बोल। देखिए, तो अब मैं आपसे कह रहा था कि इसमें जो अगर आप आइटम्स काउंट करें तो आप देखिए 10 आइटम है। ठीक है, 1 2 3 4 5 6। ठीक है, और आगे भी है इसमें 6 के बाद 7 8 9 10, ये 10 आइटम्स है। एन है कितना अपना? 10। अब यहाँ आपकी मिस्टेक हो सकती है, यहाँ बच्चे गलती कर सकते हैं। एन क्या होगा? एन नंबर ऑफ आइटम्स नहीं है, एन है टोटल नंबर ऑफ साइन। तो भाई पहली वाली जो आइटम है उसके साथ तो कोई साइन हमने लगाया नहीं, उसके साथ तो कंपैरिजन करने के लिए हमारे पास कुछ था ही नहीं। ठीक है ना, पहले वाले पे हमने कहाँ साइन लगाया? कोई साइन नहीं लगाया। ठीक है, यहाँ आपको आप जो है इसको जो है गलती ना हो। अब आप क्या कर सकते हो इसमें, गलती क्या कर सकते हो? अगर आप ऐसे डैश लगा के छोड़ते हो तो आप इसको माइनस साइन ना काउंट कर जाओ, माइनस माइनस प्लस कर दोगे, गलत हो जाएगा। बेटर होगा इसको आप नो साइन लिख दो, नो साइन लिख दो, नो साइन। ठीक है, इसके लिए कोई नंबर नहीं है, ये एन ए लिख दो, नॉट अप्लीकेबल लिख दो। ठीक है, तो अब हमारे टोटल साइन कितने रह गए? 9 रह गए टोटल साइन। ठीक है, तो n का मतलब है टोटल नंबर ऑफ साइन जो है वो है 9। और अब देखो एक प्लस माइनस क्यों कर रहा हूँ मैं, उसका मतलब भी बता रहा हूँ। ठीक है, अब अंडर रूट प्लस माइनस कीजिए, ये हो जाएगा 2c, c कितना है अपना 8 माइनस n, यानी कि प्लस साइन के दुगने में से, नंबर ऑफ प्लस साइन के दुगने में से टोटल नंबर ऑफ साइन को घटा दें। ठीक है, डिवाइड बाई 9। अब यहाँ देखो 2 8 जा कितना हो जाएगा? 16, 16 में से 9 गया 7, 7 बाई 9। ठीक है, तो 7 बाई 9। अब ये अंदर बाहर प्लस माइनस ये बता रहे हैं कि अगर ये वैल्यू प्लस की है तो आपका अंडर रूट प्लस का आ जाएगा, नहीं तो ये जो आर की वैल्यू माइनस की आएगी। अब आप समझो इसका मतलब जो मैं कह रहा हूँ, सिंपली यहाँ तो कोई समस्या है नहीं। 7 बाई 9 की वैल्यू कंप्यूट करके उसका अंडर रूट निकालना है। ठीक है, तो ये हो जाएगा अंडर रूट ऑफ 0.78, और ये अंडर रूट ऑफ 0.78 हो जाएगा प्लस 0.88। ये वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे। अब सपोज करो कि सी की वैल्यू यहाँ पर अगर मान लो सिर्फ 3 होती तो आप कैसे कर रहे हो? ये प्लस माइनस क्यों लगाना पड़ा मैं वो बता रहा हूँ। अगर मान लीजिए सी की वैल्यू यहाँ पर होती है हमारी सिर्फ 3, तो हम करते 2 मल्टीप्लाई 3 माइनस 9। ठीक है, डिवाइडेड बाई 9, यहाँ प्लस माइनस, बाहर भी प्लस माइनस। अब यहाँ देखिए 2 मल्टीप्लाई 3 6, 6 माइनस 9 3। अब ये माइनस के 3 बाई 9 आ जाएगा, माइनस वाली वैल्यू का अंडर रूट निकल ही नहीं सकता। ठीक है, तो इसलिए उसको पॉजिटिव करने के लिए हमने क्या कर लिया, बाहर प्लस, ये अंदर प्लस माइनस कर दिया। ठीक है, यानी कि अगर माइनस आए तो भी माइनस को इग्नोर करके उसका अंडर रूट निकाल लो। तो अब यहाँ माइनस 3/9 के बजाय में 3/9 का अंडर रूट निकाल लो। अब आप कहेंगे आपने तो इससे साइन ही बदल दिया। नहीं, साइन नहीं बदला,
ये बाहर प्लस माइनस इसीलिए लगाया हुआ है, अगर ये वैल्यू नेगेटिव आ रही है तो मैं अब ये माइनस को बाहर लगा दूंगा। अब जो आर की वैल्यू आएगी, कोरिलेशन की वैल्यू, वो नेगेटिव आएगी। ठीक है, तो नेगेटिव में 3/9 की वैल्यू जो भी कंप्यूट करके आती है, अब कोरिलेशन आ जाएगा नेगेटिव। मतलब साइन डिपेंड करता है 2c माइनस n की वैल्यू पर। अगर ये पॉजिटिव है तो आर भी पॉजिटिव आएगा, और अगर ये नेगेटिव है तो आर भी नेगेटिव आएगा। तो इस तरह से कॉन्करेंट डेविएशन मेथड हम यूज करते हैं। तो आई थिंक आपको इसमें सारी ये बात समझ में आ गई होगी, कोई ऐसा कोई कंफ्यूजन वाली बात है नहीं। 2c माइनस एन का मतलब समझ में आ गया होगा, ये क्या है 2c माइनस एन और किस तरह से निकालना है। जस्ट आपको चेंज इन डायरेक्शन देखनी है। ठीक है, किस डायरेक्शन में बदलाव हो रहा है, और जो सेम डायरेक्शन में बदलाव जो चेंज हो रहा है वो हमारे लिए c है, यानी कि पॉजिटिव साइन है, और जितने टोटल चेंजेस आ रहे हैं वो हमारे लिए n है। ठीक है, फर्स्ट नंबर का हम काउंट नहीं करते हैं। तो ये है आपका कॉन्करेंट डेविएशन मेथड। सबसे बड़ी कमी वो मैंने इसके साथ ही आपको बता दी। सबसे बड़ी कमी इसकी ये है कि भाई ये जो चेंज की डायरेक्शन को तो लेता है, लेकिन जो मैग्नीट्यूड है उसको इग्नोर कर देता है। अब कोई चीज 40 से 41 हुई तब भी इसके लिए उतनी ही वेटेज है, और 40 से 400 हो गई तब भी इसके लिए उतनी ही वेटेज है। तो उसी बेस पर इसको क्रिटिसाइज किया जाता है। वैसे बड़ा सिंपल मेथड है, ये इसकी खूबी है। जो दूसरा मेथड इसमें यूज किया जाता है दैट इज कॉल्ड स्पीयरमैन रैंक कोरिलेशन। ठीक है, वो कैसे काम करता है? स्पीयरमैन्स रैंक कोरिलेशन। स्पीयरमैन का रैंक कोरिलेशन, जिसको हम डिनोट करते हैं कैपिटल आर से। और इसमें हम क्या करते हैं, दोनों सीरीज को हम रैंक असाइन कर देते हैं, और उस रैंक के बेस पर फिर रैंक का डिफरेंस दिया जाता है। ठीक है, रैंक का जो डिफरेंस होता है उसको हम डी से डिनोट करते हैं। मतलब सिंपली कैपिटल आर कह लूं, या इसको आर के भी बोल सकते हो। स्पीयरमैन रैंक कोरिलेशन आर के नाम से मिल सकता है। ये होता है 1 माइनस 6 समेशन ऑफ डी स्क्वायर डिवाइडेड बाई n ब्रैकेट n स्क्वायर माइनस 1। ठीक है, अब आप इसको मल्टीप्लाई करें तो आप n क्यूब माइनस n भी लिख सकते हैं। n स्क्वायर गुना n क्यूब हो जाएगा माइनस n हो जाएगा। ठीक है, यहाँ d का मतलब क्या है? d मतलब सिंपली रैंक डिफरेंस। ठीक है, मतलब दोनों सीरीज को पहले रैंक दो। अब रैंक आप असेंडिंग ऑर्डर में भी दे सकते हो या डिसेंडिंग ऑर्डर में भी, वो आपकी मर्जी है, कैसे भी दे सकते हो, कोई समस्या नहीं है। ठीक है, समस्या तब है जब आप एक सीरीज को तो असेंडिंग ऑर्डर में ले आओ, दूसरी को डिसेंडिंग ऑर्डर में, तब प्रॉब्लम हो जाएगी। ऐसा करना मत। अब देखो, जैसे कि मैं ले रहा हूँ एक्स सीरीज को। एक्स सीरीज में है 78, ठीक है, 89, फिर 97, 69, ये वैल्यूज है, 59, 79, 68 और 57। ठीक है, इसी तरह से वाई सीरीज हो गई। वाई सीरीज क्या क्या है? इसमें है वैल्यूज भाई 125, ठीक है, 137, 156, 112, 107, ठीक है, और 136, 123, और लास्ट है 108। अब मैं कह रहा हूँ जी पहले इनको रैंक दे दो। रैंक 1 पहले वाले की रैंक, दूसरे वाले की रैंक R2। अब आपकी इच्छा है कि आप या तो ऐसे शुरू कर दो, सबसे बड़ी वाली आइटम को सबसे पहली रैंक, छोटी वाली को लास्ट रैंक, ऐसे शुरू कर सकते हो।
या सबसे छोटी वाली को सबसे पहली रैंक और बाद वाली को इसी के अकॉर्डिंग, मतलब आइदर असेंडिंग और डिसेंडिंग, कोई फर्क नहीं पड़ता उससे। अब अगर आप जैसे डिसेंडिंग में चलना चाहते हो तो 97 सबसे बड़ा है तो फर्स्ट रैंक, 97 से छोटा 89, 89 से छोटा फिर देखो नेक्स्ट कौन सा आएगा 79, थर्ड रैंक मिल गई। 79 से छोटा ये हो जाएगा 78, फोर्थ रैंक मिल गई इसको भी। फिर इसके बाद 78 के बाद क्या आना चाहिए 69, इसको मिल गई फिफ्थ रैंक। फिर इसके बाद 68, इसको सिक्स्थ रैंक हमने दी। फिर इसके बाद 59 सेवंथ रैंक और 57 इसको एट्थ रैंक। ठीक है, इस तरह से अब इसी ढंग से आप यहाँ पर भी असाइन कर दीजिए। यहाँ सबसे बड़ी आइटम्स कौन सी है इसमें से 156 है, इसको फर्स्ट रैंक दे दें और बाकी मैं चलो इसमें से लिख देता हूँ। ये रैंक आएगी 4 2 4 2 1, ठीक है 6 8 3 5 और 7। ये मैंने डिसेंडिंग ऑर्डर में रैंक दी है, यानी कि सबसे बड़े वाले को पहली, छोटे वाले को लास्ट। आप उल्टा भी चल सकते हैं, सबसे छोटे वाले को पहली और बड़े वाले को लास्ट। अब यहाँ ये जो होता है इसको डी बोलते हैं भाई, रैंक डिफरेंस। डी इक्वल टू होता है सिंपली R1 माइनस R2, ठीक है, रैंक का डिफरेंस। और इस रैंक के डिफरेंस का मुझे चाहिए फिर स्क्वायर, तो 4 माइनस 4 0, 0 का स्क्वायर 0, 2 माइनस 2, कलर चेंज कर लो, 2 माइनस 2 0, 0 का स्क्वायर फिर से 0, 1 माइनस 1 0, 0 का स्क्वायर 0, 5 माइनस 6 1 और 1 का स्क्वायर 1। ठीक है, आगे देखो इसी ढंग से, ये बहुत सिंपल मेथड है। 7 माइनस 8 माइनस का 1, ठीक है, और 1 का स्क्वायर 1। 3 माइनस 3 0, स्क्वायर हो गया 0। 6 माइनस 5 1, 1 का स्क्वायर 1। 8 माइनस 7 1 और 1 का स्क्वायर अगेन 1। तो डी स्क्वायर का समेशन इक्वल टू हो जाएगा 4। ठीक है, तो n कितना है अपना, n है नंबर ऑफ आइटम्स, वहां नंबर ऑफ साइन थे कॉन्करेंट में, यहाँ नंबर ऑफ आइटम्स है 8। ठीक है, और समेशन ऑफ डी स्क्वायर कितना है 4। अब ये अपना स्पीयरमैन रैंक कोरिलेशन क्या कहता है, स्पीयरमैन रैंक निकलेगा जी आर के इक्वल टू 1 माइनस 6 समेशन ऑफ डी स्क्वायर डिवाइडेड बाय n इंटू n स्क्वायर माइनस 1, या सिंपली n क्यूब माइनस n लिख सकते हैं। यानी कि 1 माइनस 6 मल्टीप्लाई डी स्क्वायर कितना है 4, ठीक है, डिवाइड बाई n कितना है भाई 8, ठीक है, 8 इंटू 8 का स्क्वायर माइनस 1। कर दो भाई इसको सोल्व, कितना आता है, तो ये हो गया भाई 1 माइनस 24 या 8 स्क्वायर 64 माइनस 1 63 हो जाएगा। 8 इंटू 63 कितना आ जाता है, 8 मल्टीप्लाई 63, ये वैल्यू आती है 504। ठीक है, तो 24 डिवाइडेड बाई 504 और 1 में से इसको लेस कर दो, तो ये पॉजिटिव वैल्यू आ रही है प्लस 0.952। तो हाई डिग्री पॉजिटिव कोरिलेशन इनमें मौजूद है। ठीक है, इतना ही सिंपल है निकालना, पर इसमें एक समस्या आती है, कई बार वैल्यू रिपीट होने लग जाती है, रिपीटेड रैंक आ जाती है, उस केस में क्या करें। तो पहले वो सिचुएशन लेते हैं कि रिपीटेड रैंक की सिचुएशन जब होती है तो हम क्या करें, कैसे करें। ठीक है, और उसके बाद जो थोड़ी सी एडजस्टमेंट उसके फॉर्मूले में भी होगी।
तो इन केस ऑफ रिपीटेड रैंक मैं एक एग्जांपल ले रहा हूँ, ये एक्स सीरीज और ये है वाई सीरीज, और वैल्यूज है इसमें 13, 10, ठीक है, 15, 16, 15, 10 और 8 और 15। इसी तरह से वाई सीरीज है वही 6, 8, 10, ठीक है, 6, 8, 10, 8, 4, 5, 8, 4, 5 और 7, 3, 7 और 3। अब देखो इसमें काफी सारी आइटम्स है जो रिपीट हो रही है। अब यहां से मैं शुरू करता हूँ, ठीक है। चलिए हम शुरुआत वही डिसेंडिंग ऑर्डर से ही कर लेते हैं, यानी कि सबसे पहले वाले को, सबसे बड़े वाले को हम पहली रैंक देकर शुरू करें। तो यह देखो सबसे बड़ा क्या है, रैंक अगर हम देंगे तो सबसे बड़ा है यहाँ 16, इसको फर्स्ट रैंक दी। अब सेकंड रैंक का जब नंबर आया तो देखो 15 यहाँ भी है, यहाँ भी है और यहाँ पर भी। तो अब इसको कैसे रैंक देंगे, यहाँ रैंक हम देंगे एवरेज से, कि 15 को रैंक कितनी मिलेगी, दूसरी रैंक प्लस तीसरी रैंक, ये ध्यान से देखने की बात है, प्लस चौथी रैंक, क्योंकि अगली दूसरी, तीसरी और चौथी रैंक तक 15 ही आना है। तो इनको 3 से डिवाइड कर दो, इनकी एवरेज आ जाए, ताकि 4, 3, 7 और दोनों, यानी कि इन सबको रैंक मिलेगी 3, 3, 2 यहाँ नहीं लिखा जाएगा। अब यहाँ इन सबको रैंक मिली 3, 3। अब हम कहाँ तक पहुंच गए, 3 तक नहीं 4 तक पहुंच गए। पहली रैंक 16 को, ठीक है, फर्स्ट रैंक हमने दी 16 को, ठीक है। फिर इसके बाद दूसरी, तीसरी और चौथी चलेगी 15 के नाम, एवरेज करके 3, 3 आ गई। अब अगली रैंक का नंबर है 5वां रैंक, ठीक है। 5वें नंबर पर किसको मिलेगी है, देखो जरा 13 ही पड़ रहा है इससे नेक्स्ट नंबर, तो अगला नंबर इसका। फिर 5 के बाद छठा और 7वें में फिर से टाई है क्या, यहाँ देखो 10वां, 10वां 2 बार है, ठीक है। तो छठा और 7वां फिर से टाई हो रहा है, तो इनको रैंक मिलेगा 6.5 और इसको भी 6.5, ठीक है। छठा, सातवां, छठा और सातवां, किसको छठा के किसको सातवां के, दोनों का एवरेज कर दिया, तो 7 तक पहुंच गए और 8वीं रैंक मिल गई 8। ऐसे तो रैंक दी जाएगी, एक एडजस्टमेंट तो ऐसे होगी। इसी तरह से यहाँ पर भी चलो, फर्स्ट रैंक 10 को दे दी, ठीक है। दूसरी रैंक किसको मिलेगी, 8 को, तीसरी भी 8 को, तो दूसरी दूसरी और तीसरी जो है, इसको मैं 2 से डिवाइड कर देता हूँ, तो 2.5, ठीक है, और ये भी 2.5 हो जाएगी, ठीक है। फिर इसके बाद अब हम 3 तक पहुंच चुके हैं। चौथी रैंक किसको मिलेगी, 8 के बाद ये चौथी रैंक, ठीक है। फिर इसके बाद पांचवी मिलेगी 6 को, छठी मिलेगी किसको, 5 को, 7वीं 4 को और 8वीं 3। इस तरह से हमने इनको रैंक असाइन कर दी, ठीक है। और अब आगे रैंक डिफरेंस लेना है डी, ये अब आप ऐसे ही ले लेंगे कोरस्पॉन्डिंग, जैसे आपको बताया था, ठीक है। 6.5 में से 2.5 आपको लेस करना है और उसका स्क्वायर करना है, तो ये हो जाएगा कितना, ये जब आप वैल्यू निकालेंगे, ठीक है, तो ये आप कैलकुलेट कर लीजिए, ठीक है, जितनी भी वैल्यू आती है। बल्कि मैं गलत कर रहा हूँ, 5 - 5 होगा पहली वैल्यू, 5 - 5 और उसका स्क्वायर 0। नेक्स्ट वैल्यू आ जाएगी 6.5 और 2.5, ठीक है, उनका डिफरेंस हो जाएगा 4 और उसका स्क्वायर हो जाएगा 16, ठीक है।
तो ये वैल्यू जो है उसका जो टोटल आएगा वो मैं यहाँ लिख देता हूँ। यहाँ डी स्क्वायर सिग्मा डी स्क्वायर आएगा 79.50। अब फॉर्मूले में क्या एडजस्टमेंट होगी जरा वो देखो, वो समझने वाली बात है। तो आर के इक्वल टू इस तरह से फाइंड आउट करेंगे। आर के इक्वल टू होगा 1 माइनस, ठीक है, 6। अब थोड़ी सी एडजस्टमेंट, सिग्मा डी स्क्वायर तो है ही जो पहले था, ठीक है, प्लस 1/12 एम क्यूब माइनस एम, ठीक है, बस ये ध्यान रखना अलग से, प्लस 1/12 एम क्यूब माइनस एम, प्लस डैश डैश कर देता हूं मैं, अभी समझाता हूँ इसका मतलब क्या है। और नीचे सेम है वही, एन ब्रैकेट एन स्क्वायर माइनस। अब ये एम क्यूब माइनस एम क्या है, ठीक है, एम का मतलब, ठीक है, एम का मतलब एक वैल्यू कितनी बार रिपीट हो रही है, कितनी बार रिपीट हो रही है, ठीक है, कोई एक वैल्यू कितनी बार आ रही है। और 1/12 एम क्यूब माइनस एम, ठीक है, 1/12 एम क्यूब माइनस एम कितनी बार करना है, उतनी बार जितनी आइटम्स रिपीट हो रही है, जितनी आइटम्स रिपीट हो रही है। मैं दोनों का मतलब बताया था। अपनी सीरीज में देखो जरा, यहाँ कुल मिलाकर कितनी आइटम्स है जो रिपीट हुई। पहली वाली सीरीज में एक आइटम थी 15, एक तो ये रिपीट हो रही थी, ठीक है, कलर चेंज कर लेते हैं। एक तो ये रिपीट हो रही थी, एक बार, दो बार, तीन बार। तो एक बार तो एम क्यूब माइनस एम इस 15 के लिए करना है, और उसमें एम की वैल्यू कितनी रखनी है, 3। दूसरी बार ये 10 रिपीट हो रहा है, एक बार, दो बार, तो एक बार फिर से एम क्यूब माइनस एम करना है, और अब यहाँ एम की वैल्यू कितनी आएगी, 2, ठीक है, ये सीरीज खत्म। इस सीरीज में कौन सी वैल्यू रिपीट हो रही है, 8, ये 2 बार आ रही है। कितनी बार आ रही है, 2 बार, तो यहाँ m की वैल्यू 2। तो इसका मतलब अब हमारे ये जो क्वेश्चन होगा इस पे एडजस्टमेंट करेंगे, तो 1/12 एम क्यूब माइनस एम हम कितनी बार करेंगे, 3 बार करेंगे, और उसमें m की वैल्यू 2 बार तो आएगी 2 और एक बार आएगी 3। यानी कि अब अगर मैं इस फॉर्मूले को लिखना चाहूँ विद फिगर, तो 1 माइनस 6, ठीक है, सिग्मा डी स्क्वायर का मतलब 79.5 हम कैलकुलेट कर ही चुके हैं, प्लस 1/12, और एम क्यूब माइनस एम करना है ना, तो यहाँ एम पहला वाला जो था रिपीट हो रहा था 15 अपना 3 बार हो रहा था, तो एम की वैल्यू आएगी 3, तो 3 क्यूब माइनस 3, -3। और कितनी आइटम्स रिपीट हुई है दोनों सीरीज में, कुल मिलाकर 3 आइटम रिपीट हुई, तो तीनों के लिए हमें एडजस्टमेंट करनी पड़ेगी। 1/12, अब m, अब ये जो दूसरी वैल्यू 10 थी वो 2 बार रिपीट हुई, तो 2 क्यूब माइनस 2 एम क्यूब माइनस एम। और तीसरी आइटम दूसरी सीरीज में आकर रिपीट हुई, तो एक बार फिर से 1/12 करना पड़ेगा, एम क्यूब माइनस एम। यहाँ पर भी m कितनी बार था, 8 कितनी बार आ रहा था, 2 बार, तो 2 क्यूब माइनस 2, और डिवाइड कर दो n क्यूब माइनस n, ठीक है, n कितना है अपना, नंबर ऑफ आइटम्स कुल मिलाकर है 8, ठीक है, तो n इंटू एन स्क्वायर माइनस 1 था ना, तो n इंटू 8 का स्क्वायर -1,
बस ये चेंज आएगा, इस चीज को समझ लो, ठीक है। 1/12 m³ माइनस m कितनी बार, जितनी आइटम रिपीट होगी दोनों सीरीज में कुल मिला, ठीक है। और इसमें m की वैल्यू क्या, जो आइटम रिपीट हो रही है उसकी वो कितनी बार फ्रीक्वेंसी, ठीक है। तो मैं एक बार फिर से लिखूं कि ये जो वैल्यू कितनी बार होनी है, m का मतलब है फ्रीक्वेंसी ऑफ रिपीटिंग आइटम। अगर मैं टेक्निकल भाषा में बात करूं तो फ्रीक्वेंसी ऑफ रिपीटिंग आइटम, रिपीट होने वाली आइटम की फ्रीक्वेंसी क्या है, कितनी बार आई है। और ये 1/12 m³ माइनस m, ये होगा, प्लस करना है, ध्यान रखना, जोड़ते हैं घटाते नहीं है, ठीक है। प्लस करना है फॉर ईच रिपीटिंग आइटम, दोनों सीरीज में कुल मिलाकर जितनी भी आइटम रिपीट होगी, हर एक रिपीट होने वाली आइटम के लिए 1/12 m³ माइनस m करना पड़ेगा। और यहाँ m की वैल्यू होगी फ्रीक्वेंसी ऑफ रिपीटिंग आइटम, कि जो आइटम रिपीट हो रही है उसकी फ्रीक्वेंसी क्या है, वो कितनी बार रिपीट हो रही है। तो जब आप इसको सोल्व करेंगे भाई, तो सोल्व करने के बाद ये आप खुद करके देख लेना एक बार अपने हाथ से, ये वैल्यू मिलेगी आपको प्लस में 0.18, ठीक है, यानी कि पॉजिटिव कोरिलेशन मिलेगा लो डिग्री का। तो इस तरह से हम यह रैंक कोरिलेशन लेकर चलते हैं, वो भी इसकी भी यह आसानी से निकल सकता है। और कुछ हद तक हम जो मतलब कह लीजिए कि जो आइटम्स का साइज है उसको भी कंसिडर कर रहे हैं, बड़े को बड़ा कह रहे हैं, छोटे को छोटा कह रहे हैं, लेकिन यहाँ पर भी कितना बड़ा और कितने छोटे वाली बात नहीं है, जो एक्चुअल नंबर है उसका जो डेविएशन है हम उसको कंसिडर नहीं कर रहे। तो उन सारी कमी को पूरा करता है कार्ल पियर्सन मेथड, तो उसको हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे, ठीक है। तो इन दोनों मेथड्स को आप कर लीजिएगा, सिंपल से ही है, आई थिंक समझ में आगे होंगे आपको, ठीक है। नेक्स्ट जो होगा उसमें हम कार्ल पियर्सन को